हेलो फ्रेंड्स, टुडे नाउ टॉपिक इज़ द जो ग्रीन केमिस्ट्री के प्रिंसिपल है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आज की वीडियो के अंदर सिर्फ हम दो प्रिंसिपल के बारे में ही पढ़ेंगे। पहला जो प्रिंसिपल है वो है हमारा कि हमें प्रिवेंट करना है वेस्ट को। ठीक है, पहला प्रिंसिपल कहता है कि हम जब भी कोई रिएक्शन करते हैं तो उस रिएक्शन के अंदर हमें पहले तो ये ध्यान रखना है कि उसके अंदर कम से कम साइड प्रोडक्ट बने। मीन्स साइड प्रोडक्ट मतलब जो वेस्ट है वो बने ही ना। ठीक है, इसके बारे में कहता है। प्रिवेंट वेस्ट का मतलब होता है कि इट इज़ बेटर टू प्रिवेंट वेस्ट देन ट्रीट क्लीन अप वेस्ट आफ्टर इट्स फॉर्म। मतलब इसमें कहा गया है कि हम वेस्ट को बनने ही ना दें। अगर बनने ही नहीं देंगे तो उसको बाद में साफ़ करने की कोई झंझट ही नहीं होगी। ठीक है, पहला पॉइंट हम आपको क्लियर हुआ होगा कि पहला पॉइंट कहता है कि हमें वेस्ट को होने से बचाना है। फॉर एग्जांपल, जब हम प्रोडक्शन करते हैं हाइड्राजीन का, तो हाइड्राजीन का प्रोडक्शन दो तरीके से होता है। एक तो होता है ट्रेडिशनल मेथड के ज़रिए और एक होता है हमारी ग्रीन मेथड के ज़रिए। ग्रीन मेथड मतलब ग्रीन केमिस्ट्री ने कैसे फिर हाइड्राजीन को मॉडिफाई किया। ट्रेडिशनल मेथड कहता है कि जब हम सोडियम हाइपोक्लोरीन को दो अमोनिया मोलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें हाइड्राजीन मिलता है। क्या मिलता है? हमें हाइड्राजीन मिलता है। बट उस हाइड्राजीन के साथ हाइड्राजीन तो हमें कितना मिलता है? 50% हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलता है। बट उसका अदर क्या हो जाता है? साइड प्रोडक्ट निकलता है, जैसे कि NaCl हो गया, वाटर हो गया। वाटर तो चलो फिर भी हम यूज़ कर लेंगे, बट जो ये NaCl हो गया ये हमारा क्या है? साइड प्रोडक्ट है, मतलब वेस्ट है हमारे लिए। अगर वेस्ट है तो ये हमारा क्या हो रहा है? मतलब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है और ये फिर भी बन रहा है। ठीक है, मतलब ट्रेडिशनल मेथड में क्या कहा है कि जब हमने मतलब ट्रेडिशनल मेथड इसमें क्या कहता है कि हमने प्रोडक्शन चाहा हाइड्राजीन का। ठीक है, तो हमने हाइड्राजीन हमें मिला तो है बट वो 50% मिला है और 50% मिला तो है बट उसके साथ हमें क्या मिल गया? एक साइड प्रोडक्ट मिल गया। तो अब जो साइड प्रोडक्ट है, जो वेस्ट है, उसको अब हमें क्लीन करने की जरूरत पड़ती है ना। तो अब ग्रीन केमिस्ट्री ने क्या कहा कि हम हाइड्राजीन का प्रोडक्शन करेंगे बट किसका यूज़ करते हुए? H2O2 का यूज़ करेंगे हम हाइड्राजीन के प्रोडक्शन के लिए। जब हम H2O2 को दो अमोनिया मोलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास हाइड्राजीन की प्रोडक्शन होगी। ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट बना है अब की बार 100% मिला है और बाहर मतलब हमारा क्या निकला है? वाटर मोलिक्यूल निकला है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा कि ग्रीन मेथड के ज़रिए क्या होता है कि H2O2 को जब अमोनिया मोलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाया गया तो हमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्राजीन मिला और एक वाटर मोलिक्यूल मिला और हमें कोई भी जो साइड प्रोडक्ट है वो नहीं मिला। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेकंड मेथड होता है, मतलब सेकंड मतलब ये जो ग्रीन मेथड होता है ये हमारा बेस्ट मेथड है, क्योंकि यहाँ पे कोई वेस्ट ही नहीं बना। अगर कोई वेस्ट ही नहीं बनेगा तो उसको साफ़ करने की बाद में कोई झंझट ही नहीं होगी। ठीक है, दूसरा और जो पहला मेथड है हमारा वो बेनिफिशियल नहीं है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट के मतलब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारा जो पहला मेथड है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है कि हमें हाइड्राजीन मिल तो रहा है बट उसके साथ साथ हमें क्या मिल रहा है? वेस्ट प्रोडक्ट भी मिल रहा है। वेस्ट प्रोडक्ट मतलब NaCl भी मिल रहा है। तो ये हमारा था पहला प्रिंसिपल ग्रीन केमिस्ट्री का कि हम इट इज़ बेटर टू प्रिवेंट वेस्ट देन इट इज़ क्लीन, मतलब दैट ट्रीट टू क्लीन अ वेस्ट आफ्टर इट इज़ फॉर्म, कि हम वेस्ट को होने से ही बचा लें। मतलब रिएक्शन करवाएं तो रिएक्शन के अंदर मतलब वेस्ट को बनने ही ना दें। ये हमारा पहला प्रिंसिपल कहता है। हमारा आता है सेकंड प्रिंसिपल। क्या कहता है? सेकंड प्रिंसिपल हमारा कहता है एटम इकोनॉमी। अब एटम इकोनॉमी क्या होता है कि ट्रेडिशनल एफिशिएंसी, मतलब जब हम परंपरागत तरीके से क्या देखते आए हैं कि जब भी किसी रिएक्शन को करते हैं तो हम उसको किस पर्पज़ के लिए करते हैं? कि हमें उससे प्रोडक्ट मिले। तो ट्रेडिशनल एफिशिएंसी होती है रिएक्शन की, जिसके अंदर हम मेजर्ड करते हैं किसको? उसकी कैलकुलेटिंग इल्ड को, कि हमें उसके अंदर कितना इल्ड मिला। तो देखो, जब भी हम किसी भी दो प्रोडक्ट के, दो रिएक्टेंट की मोलिक्यूल को एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें कोई थर्ड प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, मतलब यहाँ से कोई मोलिक्यूल, मतलब A मोलिक्यूल है। ठीक है, A मोलिक्यूल है प्लस B मोलिक्यूल जब कंबाइन होते हैं तो C मोलिक्यूल या फिर इसका जो भी वेस्ट वगैरह है, जो भी है, ठीक है, प्रोडक्ट या कोई वेस्ट है, जो भी है वो हमें मिलता है। तो हमें इल्ड तो कितनी मिलती है? इसकी जो इल्ड मिलती है हमें वो पूरी की पूरी 100% मिलती है। बट हमें किसको देखना है? एटम इकोनॉमी के अंदर हमें देखना है कि प्रोडक्ट हमारा कितना बन रहा है, वो हमारे लिए एटम इकोनॉमी होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है C4H9OH है।
ठीक है। हमारे पास ये क्या है, ब्यूटेनॉल है। ब्यूटेनॉल की रिएक्शन जब हम NaBr के साथ सोडियम ब्रोमाइड के साथ करवाएंगे, H2SO4 मतलब प्लस में हमारे पास एक H2SO4 है। जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमें C4H9 और Br यहाँ पे लग जाएगा और Na2SO4 बाहर निकलेगा और वाटर मोलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो देखो ये दोनों तो हमारे लिए क्या हो गए, एज ए साइड प्रोडक्ट हो गए, और ये हमारा क्या हो गया, P4 द प्रोडक्ट हो गया है। ये हमारे पास क्या हो गया, प्रोडक्ट हो रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमें जो यील्ड मिली है रिएक्शन की, वो तो क्या मिली है, 100% मिली है। बट एटम इकोनॉमी हमें कितनी मिली है, प्रोडक्ट हमें कितना मिला है, सिर्फ और सिर्फ आधा मिला है। ये हमारा एटम इकोनॉमी कहता है। एटम इकोनॉमी में नेक्स्ट पॉइंट आता है, एटम इकोनॉमी क्या कहता है कि कितने, हाउ मैनी रिएक्टेंट एटम मोलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। जो एटम इकोनॉमी होता है वो ये मतलब एटम इकोनॉमी हमें कहता है कि कितने रिएक्टेंट्स के मोलिक्यूल वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हुए, उसी को ही हम क्या कहते हैं, एटम इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है। वैसे तो नॉर्मल रिएक्शन में क्या होती है कि जब कोई दो रिएक्टेंट मोलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो प्रोडक्ट तो मतलब उनकी हमें यील्ड तो मिलेगी, वो तो हमें 100% यील्ड ही मिलेगी। बट हमें देखना है उसका एटम इकोनॉमी की, हाउ मैनी रिएक्टेंट मोलिक्यूल, कितने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट मोलिक्यूल कितना ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, एटम इकोनॉमी कहते हैं। इसमें भी यही कहा गया है कि वोल एटम रिएक्टेंट शुड कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट की मतलब जितना ज़्यादा हाइयर हमारे पास प्रोडक्ट होगा, ठीक है, जितनी ज़्यादा हाइयर यील्ड हमें प्रोडक्ट की मिलेगी, जितनी ज़्यादा हाइयर यील्ड हमें किसकी मिलेगी, प्रोडक्ट की मिलेगी, तो वहाँ पे ये समझ लेना कि हाइयर हमें क्या मिला है, वहाँ पे हमारी परसेंटेज होती है एटम इकोनॉमी की, वो क्या होगी, हाइयर होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइयर परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्ट, तो वो जो हाइयर परसेंटेज होती है ना प्रोडक्ट की, वो किसकी इक्वल होती है, हाइयर परसेंटेज ऑफ द एटम इकोनॉमी के। सो दैट हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो एटम इकोनॉमी की परसेंटेज होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्ट के। अगर प्रोडक्ट बढ़ता है तो हमारा जो एटम इकोनॉमी है वो भी क्या होता है, बढ़ता जाएगा। अब हमारे पास आता है हमारा थर्ड प्रिंसिपल। थर्ड प्रिंसिपल क्या कहता है कि लेस हजार्डनेस केमिकल सिंथेसिस। आज चलो हम थर्ड प्रिंसिपल को भी डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड प्रिंसिपल कहता है कि हम मतलब किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी केमिकल को बनाएं, ठीक है, तो उसके अंदर हम ये देखें कि उसके अंदर बाद में जब हम उसको यूज़ करें तो उसके अंदर हमें कम से कम हजार्डनेस या फिर टॉक्सिटी मिले, जो मतलब कम से कम, या तो वो मतलब इन्वायरमेंट को हार्मफुल, मतलब इन्वायरमेंट के ऊपर कुछ भी अफेक्ट ना करे, हम उससे उसका यूज़ लें बट वो इन्वायरमेंट को मतलब अफेक्ट ना करे, कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। लेस हजार्डनेस केमिकल सिंथेसिस का मतलब यही है कि व्हेन एवर पार्टिकल सिंथेटिक मेथड शुड बी डिज़ाइन, हम किसी भी पार्टिकल को सिंथेटिक को ऐसे डिज़ाइन करें कि जब हम उसका यूज़ करते, जब हम उसका क्या करें, जब हम उसका यूज़ करें तो उससे जो सब्सटेंस जनरेट सब्सटेंस दैट पासिस लिटल या फिर नो टॉक्सिटी टू ह्यूमन बींग्स एंड इन्वायरमेंट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी भी पार्टिकल को डिज़ाइन करें, पार्टिकल को डिज़ाइन करने के बाद हम ये देखें कि जब कोई व्यक्ति इस पार्टिकल को यूज़ में लेगा तो उसे उसका प्रोडक्ट तो 100% मिले, बट वो इन्वायरमेंट को और ह्यूमन बींग्स को कोई भी अफेक्ट ना करे। ये हमारे पास है हमारा थर्ड प्रिंसिपल। आज हमने क्या पढ़ा कि हम वेस्ट होने से बचाएं, एटम इकोनॉमी के बारे में पढ़ा और लेस हजार्डनेस केमिकल सिंथेसिस के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये तीनों प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे वो 4th, 5th और 6th प्रिंसिपल के ऊपर बनाएंगे। थैंक यू।